हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। कैसी है मेरी इंजीनियर आर्मी, ब्रू आर्मी। और काम तो कर रहे हो ना रोजाना, अपने दिन को वेस्ट तो नहीं कर रहे हो ना। तो देखो, अब तो टाइम भी काफी कम बचा है। आपको पता है कि बैक टू बैक एग्जाम है, तो टाइम वेस्ट करने का तो कोई मतलब भी नहीं है। एसएससी जेई का एग्जाम 27 से 30 अक्टूबर के बीच में शेड्यूल्ड है। उसके बाद में कल रात को ही आरसीएफएल एग्जाम का नोटिफिकेशन आ चुका है, साथ में एडमिट कार्ड भी उन्होंने रिलीज कर दिए हैं। 31 और 1 नवंबर को आपका यहाँ पर आरसीएफएल का एग्जाम है, जिसके अंदर काफी सारी ब्रांचेस जो एलिजिबल थी, उसमें से कुछ ब्रांचेस के एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट कराए जा रहे हैं। और अभी इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन के ब्रांचेस के एग्जाम अभी यहाँ पर कंडक्ट नहीं करवाए जा रहे हैं। वो कब कंडक्ट कराए जाएंगे उसके बारे में भी अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। उनके बारे में भी यहाँ पर बताया हुआ है, तो उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। और आपकी काफी सारी क्वेरीज आ रही है आरसीएफएल एग्जाम से रिलेटेड, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे कि लास्ट 10 डेज की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए आपकी। और मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने एनालिसिस किया है और जो मॉक टेस्ट पेपर देखे हैं आरसीएफएल ने, जो यहाँ पर मॉक टेस्ट अपना दिया हुआ था, उससे यहाँ पर काफी सारी चीजें यहाँ पर कलेक्ट करके, और कौन सी टेस्टिंग एजेंसी यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, उसके बेसिस पर यहाँ पर मैं आपको बेस्ट बुक बताऊंगा मैकेनिकल से रिलेटेड और अदर ब्रांचेस से रिलेटेड भी। क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, क्या सेक्शनल टाइमिंग रहने वाली है आपकी नॉन टेक और टेक्निकल पोर्शन की, और आपको किस तरीके से लास्ट के 10 डेज में फोकस करना है, जिससे कि आप मैक्सिमम आउटपुट यहाँ से गेन कर सको और आप यहाँ से कट ऑफ को क्लियर कर सको। उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि आरसीएफएल या फिर है ना, जो भी पीएसयूज है एनएलसी वगैरह, वो एसएससी जेई के बाद नवंबर फर्स्ट वीक में अपने एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं, है ना। और यही हुआ क्योंकि आपको पता है टेस्टिंग एजेंसी 1 या 2 होती है और वही एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, या तो आईबीपीएस करवाती है, टीसीएस करवाती है, ठीक है ना। तो एसएससी जेई के एग्जाम के ठीक बाद में ना, आप देखो कि 30 को एसएससी जेई का एग्जाम यहाँ पर खत्म हो रहा है, 31 को आपको यहाँ पर आरसीएफएल का एग्जाम देना है। तो आपको पता है कि बैक टू बैक एग्जाम है, प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। और अपन यहाँ पर अभी पूरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप यहाँ पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको आने वाली एग्जाम की लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर आपको मिलती रहेगी। आगे आपको पता है एनएलसी की एग्जाम है, विजाग स्टील का एग्जाम है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर अपने आरपीएससी के आईएन जेईएन की एग्जाम भी है, ठीक है। और उसके अलावा एसीएफ का एग्जाम है। तो काफी सारे एग्जाम यहाँ पर पीएसयूज के आने वाले हैं और गेट के एग्जाम भी है। तो उससे रिलेटेड जो भी बेस्ट रिसोर्सेज होंगे, ठीक है, शॉर्ट यहाँ पर नोट्स होंगे, और जो भी आपकी बेस्ट बुक्स होगी और जो भी प्रीवियस ईयर पेपर होंगे, वो अपन डिस्कस करेंगे अपनी स्ट्रगल स्टोरीज के अंदर। तो आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आती है, कंटेंट पसंद आता है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन को आप प्रेस कर दो, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। तो आज अपन बात करते हैं कि आरसीएफएल एग्जाम की लास्ट 10 डेज की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए अपनी, और किस तरीके से अपन को करना है। सबसे पहली क्वेरी जो है कि सिलेबस क्या है। ऑफिशियल सिलेबस मेंशन नहीं है कहीं पर भी किसी भी ब्रांचेस का। तो आपको पता है कि आरसीएफएल अब तक गेट के थ्रू कंडक्ट कराता हुआ है रिक्रूटमेंट, जो भी उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो गेट के थ्रू ही कंडक्ट होता हुआ है। तो आपको गेट का सिलेबस फॉलो करना है, आपको और कोई सिलेबस के ऊपर ध्यान नहीं देना है। गेट का जो ऑफिशियल सिलेबस है आपको वही फॉलो करना है। और गेट के ऑफिशियल सिलेबस के अंदर आपको पता है कि आपके मेजर 10 to 12 सब्जेक्ट हैं इंजीनियरिंग के, वो आपको अच्छे से करने हैं। बाकी देखते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न काफी कुछ यहाँ पर डिफाइन कर देता है। आपको यहाँ पर एक बहुत सोच समझकर और स्ट्रेटेजी और प्लान करके लास्ट के 10 डेज के अंदर प्रिपरेशन करनी है। आपको पता है कि यहाँ आरसीएफएल के एग्जाम में आपको 90 मिनट्स मिलेंगे, ठीक है ना। मॉक टेस्ट में भी आपने देख ही लिया होगा। अगर आपने मॉक टेस्ट भी अगर आपने अब तक नहीं दिए हैं, आरसीएफएल की ऑफिशियल साइट पे आपको मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं दिए हैं तो मैं आपको यहाँ पर एग्जाम पैटर्न बता देता हूँ वापस से। आरसीएफएल एग्जाम के अंदर आपको यहाँ पर 50 क्वेश्चन आपको टेक्निकल के मिलेंगे, ठीक है, और 50 क्वेश्चन आपको नॉन टेक सेक्शन के मिलेंगे। तो 50 क्वेश्चन जो टेक्निकल सेक्शन के है ना, उनका टाइमिंग आपके पास यहाँ पर 45 मिनट्स है। और ये उनकी खुद की ऑफिशियल मॉक जो टेस्ट है उन पर यहाँ पर दिया हुआ है, 45 मिनट्स आपको मिलेंगे। और जो नॉन टेक पोर्शन है आपका, जिसके अंदर आपकी जनरल इंग्लिश आएगी, एप्टीट्यूड आएगा, रीजनिंग एबिलिटी आएगी और जनरल अवेयरनेस आएगी, ठीक है। तो ये चार सेक्शन है। इसके लिए आपको यहाँ पर 50 क्वेश्चन मिलेंगे आपको इनमें से, और इसके लिए आपको टाइमिंग मिलेगा 45 मिनट्स का। तो सेक्शनल टाइमिंग यहाँ पर रखा गया है। तो आप यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आप मतलब पूरा पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि इतना टाइमिंग आपको पर्टिकुलर सेक्शन के लिए मिल रहा है। तो एक बार आप मॉक टेस्ट से गो थ्रू हो जाना, जिससे कि आपको टाइमिंग का एक थोड़ा अंदाजा हो जाए। दूसरी बात करते हैं कि कौन से टॉपिक में से क्या आने वाला है, कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। आरसीएफएल एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो आप अगर अभी बिल्कुल भी टच में नहीं है टेक्निकल के, ये वीडियो केवल उन्हीं लोगों के लिए मैं बना रहा हूं जो टेक्निकल के टच में है और जिन्होंने कुछ ना कुछ किया हुआ है। या तो वो पहले गेट आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे थे, या वो एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे थे, या फिर होता है ना कि आप किसी पीएसयूज के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उनके लिए ये वीडियो फ्रूटफुल रहने वाला है।
और अगर आप बिल्कुल भी टेक्निकल के टच में नहीं है तो आरसीएफएल एग्जाम के बारे में आप इतना फोकस मत करो, ठीक है। एसएससी जेईई एग्जाम के बारे में आप फोकस कर सकते हो, क्योंकि उसमें नॉन टेक का पोर्शन काफी ज्यादा आने वाला है। उसका वेटेज यहाँ पर 50% है, नॉन टेक का भी और टेक्निकल का भी। जबकि आरसीएफएल एग्जाम में आपको यहाँ पर लगभग 70% वेटेज आपको टेक्निकल का मिलेगा। आपको लग तो रहा होगा कि 50 क्वेश्चन टेक्निकल के, 50 क्वेश्चन नॉन टेक के, बट जो वेटेज है टेक्निकल सेक्शन का वो 1 क्वेश्चन का 2 मार्क्स का वेटेज है आरसीएफएल एग्जाम में। अगर आप ऑफिशियल साइट पे जाकर देखोगे और मॉक टेस्ट आप जाकर देखोगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा, और आपके डिस्प्ले पे भी आपको मैंने बता दिया है एग्जाम पैटर्न, तो आप यहां से भी देख लो। जो 50 क्वेश्चन आने वाले हैं ना, ईच एंड एवरी क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रखी गई है, ठीक है ना। जो 1/4 रहती है, 1/3 रहती है, वो आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट के अंदर पता लग ही जाएगा। तो आपको 2 मार्क्स का यहाँ पर क्वेश्चन मिलेगा, एक क्वेश्चन टेक्निकल, तो 50 क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स के हो गए। आपको पता है कि 100 मार्क्स का केवल वेटेज 150 में से केवल टेक्निकल सेक्शन का है। अब बात करते हैं अपन नॉन टेक पोर्शन की। नॉन टेक में कितने में से क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी उन्होंने डिफाइन किया हुआ है, उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। आपकी पहले बात करते हैं जनरल इंग्लिश के बारे में। जनरल इंग्लिश में से आपके 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, और क्वांटिटेटिव जो एप्टीट्यूड है आपके उसमें भी 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके अलावा रीजनिंग एबिलिटी में से आपके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, और जनरल अवेयरनेस में से आपके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। आपके 50 क्वेश्चन नॉन टेक पोर्शन में से आएंगे, और इसका टाइमिंग आपका 45 मिनट्स का रहेगा। तो अब बात कर लेते हैं कि आपका जो एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में अपन ने बात कर लिया। अब कौन कंडक्ट करवा रहा है और क्या पॉसिबिलिटीज है क्वेश्चन पेपर सेट होने की, कौन सी बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो काफी कुछ मैंने एनालिसिस किया है, उसके बेसिस में मैं आपको बता रहा हूं। देखो, आईबीपीएस कंडक्ट कर रहा है। जब भी आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करने जाओगे ना, आपको ऊपर लिंक यहाँ पर आईबीपीएस का नजर आ जाएगा। और ये बात जब मैंने प्रिपरेशन स्टडी शेयर की थी ना, तभी मैंने आपको बता दिया था कि हेल्प सेक्शन या फिर हेल्प डेस्क करके वहां पर आईबीपीएस का ही था। तो आईबीपीएस अगर एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है तो पिछले कुछ पेपर अगर मैं देखें पीएसयू के, ऑल इंडिया वगैरह, या फिर अदर कोई एग्जाम अगर अपन उठा के देखें एसएससी जेईई, तो नॉन टेक पोर्शन ना काफी अच्छा वो लोग पूछते हैं। क्योंकि जब से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काफी सारे यूट्यूब चैनल हुए हैं, वाईफाई स्टडी होके, ठीक है, अड्डा 24/7, काफी सारे यूट्यूब चैनल है जो कि नॉन टेक की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करवा रहे हैं। आपको पता है बैंक, पीओ, सीजीएल, इसके अंदर नॉन टेक का लेवल काफी अच्छा आता है, और पिछले कुछ सालों में नॉन टेक का लेवल काफी अच्छा आने लग गया है ना। तो नॉन टेक के लिए तो आपको पता है कि आपने जितना पढ़ा हुआ है, या फिर जो भी आप थोड़ा बहुत, जो टॉपिक आपका कमजोर है, जो टॉपिक आपका वीक है ना, आप उसको अच्छे से कर लो। और उतना वेटेज है नहीं नॉन टेक का, मैं आपको बताऊं। अगर वेटेज है तो जनरल इंग्लिश का और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है, जो कि हर इंजीनियर को लगभग आता ही है। अगर आप नहीं भी करोगे ना तो भी आप वहां पर कर सकते हो क्वेश्चंस को, अगर एमसीक्यूज क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि आपको आएगा नहीं, टाइम लगेगा थोड़ा बहुत, बट 45 मिनट्स 50 क्वेश्चन के लिए बहुत होते हैं। बिकॉज अगर आपको आता है ना तो उतने टाइमिंग में क्वेश्चन हो जाते हैं। बट मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं अभी कि आप अपना टाइम ना नॉन टेक पर ज्यादा वेस्ट ना करो। नॉन टेक के लिए सबसे बेस्ट चीज क्या है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। अगर आप अभी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करना चाहते हैं ना, तो एनटीपीसी सेक्शन वाईफाई स्टडी के अंदर, या फिर जो जूनियर इंजीनियर का आरआरबी जेईई का एग्जाम हुआ था उसके अंदर हाई स्टैंडर्ड के जो मैथ्स के टॉपिक हैं वो यहाँ पर आपके क्वांटिटी एप्टीट्यूड के सिलेबस में है। तो आप वहां से प्रैक्टिस करो जो आपको टॉपिक आपको वीक लगता है। जैसे कि मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम आती थी, जैसे कि रेशो प्रोपोर्शन वगैरह हो गया, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह हो गया, ठीक है। तो इन टॉपिक्स के अंदर मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम आती थी, टाइम ज्यादा लगता था। तो इन टॉपिक्स की आप पर्टिकुलर इन टॉपिक्स की आप प्रैक्टिस करो, इनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, जिससे कि आपका दिन में अगर आप आधा एक घंटा भी उनको दे देते हो वीडियो देखकर, देखो वीडियो देखने से क्या होता है ना, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर आप कोई बुक लेकर बैठोगे ना तो आप इजीली कोई ट्रिक फाइंड आउट नहीं कर सकते क्वेश्चन सोल्व करने की। अगर आप वीडियो से देखकर करोगे ना, तो मुझे साहिल सर के वीडियोस काफी सही लगते हैं, मतलब काफी अच्छे से उन्होंने कवर किया हुआ है और काफी अच्छी ट्रिक्स बताई हुई है हर एक टॉपिक की। तो आप वहां से कवर कर सकते हो एप्टीट्यूड पार्ट को। जनरल इंग्लिश के लिए मैं आपको बताऊंगा कि या तो आप कोई यूट्यूब चैनल पर जो दिया हुआ है एसएससी सीजीएल के या बैंक पीओ के, उनके आप देख सकते हो। बाकी जनरल इंग्लिश आने वाली है, बहुत कोई हार्ड एंड टफ इंग्लिश आने नहीं वाली है। सिनोनिम एंटोनिम्स आने वाले हैं, ठीक है ना। एरर करेक्शन यहाँ पर आपके आने वाली है, जिसमें प्रीपोजिशन वगैरह आती है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर आपके जंबल सेंटेंस कुछ आने वाले हैं। और एरर करेक्शन के अंदर आपको पता है कि प्रीपोजिशन ही यूज होती है, ठीक है। तो आप कोई सी बुक यहाँ पर प्रीफर कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो नीतू सिंह करके बुक है, काफी यहाँ पर इजी कॉन्सेप्ट उसमें समझाए हुए हैं, वो मैंने वही फॉलो की है, तो मैं आपको वही बताऊंगा। काफी अच्छी बुक है वो, केडी कैंपस की वो बुक है पब्लिकेशन की, और नीतू मैम की वो बुक है, तो काफी अच्छी बुक है और आप उसको फॉलो कर सकते हो। या फिर अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 क्वेश्चन कुछ बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है, और मैं आपको बताऊंगा कैसे ज्यादा वेटेज नहीं है, ठीक है ना। अभी अपन लास्ट में इसको डिस्कस करेंगे। और अब बात आती है यहाँ से आपकी रीजनिंग सेक्शन की।
रीजनिंग के लिए आपको पता है 10 क्वेश्चन है, आपको पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है। रीजनिंग के लिए कोई ट्रिक्स यहाँ पर इतनी ज्यादा होती नहीं है, जो आपके माइंड में क्लिक कर जाता है ना एट द टाइम ऑफ एग्जाम, वही यहाँ पर ट्रिक हो जाती है। बिकॉज आपको पता है कि सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं, ओड वन आउट वाले आते हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चन आते हैं, वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन आते हैं, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं। तो आपको यहाँ पर जब एग्जाम आप देते हो या फिर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हो ना, तो आप उससे ही थोड़ा अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकते हो। बाकी कुछ बहुत ज्यादा यहाँ पर ट्रिक्स होती नहीं है रीजनिंग के लिए, इजीली आप कर सकते हो रीजनिंग पोर्शन को। उसके अलावा अपन बात करते हैं जनरल अवेयरनेस पोर्शन की। जनरल अवेयरनेस के लिए सबसे बढ़िया बुक अगर कोई होती है, आपको पता है वो ल्यूसेंट की होती है। मैंने आपको पहले भी काफी बार बता रखी है, ल्यूसेंट की ये एमसीक्यूज वाली बुक है, ठीक है ना। इसके अलावा ल्यूसेंट की आपको मैंने यहाँ पर जो थ्योरी वाली बुक है ये भी है। जिन्होंने इन बुक से किया हुआ है ना, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। अगर आपने ये किया हुआ है तो आप इनका रिवीजन करो, बट अगर आप अब करना चाहते हो, देखो अपन बात करें लास्ट 10 डेज प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की, उसके लिए भी मेरे पास प्लान है। उसके लिए आप सबसे अच्छी बुक जो कर सकते हो ना, वो है मनोहर पांडे। 2021 का एडिशन है और आपको ये दो तरह की बुक मिलेगी, एक आपको 30 रुपीज वाली मिलेगी और एक आपको लगभग 90 या 100 रुपीज में मिलेगी। इसके अंदर आपको ना सारा करंट अफेयर, जो करंट इशू वगैरह हैं वो कवर किए हुए हैं, साथ में आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ठीक है, ज्योग्राफी, और इसके अलावा आपकी जनरल साइंस भी कवर की हुई है। तो काफी छोटी बुक है, आप 6 से 7 दिन में इजीली इसको कर सकते हो। अगर आप रोजाना 1 या 2 घंटा इसको देते हो तो आप इजीली इसको 6 से 7 दिन में कंप्लीट कर सकते हो, और लास्ट के 3 दिन में आप रिवाइज भी कर सकते हो उसको। तो ये वाली बात है नॉन टेक पोर्शन की, जो मैंने आपसे डिस्कस की, ठीक है। नॉन टेक के अंदर क्या क्या यहाँ पर आपका कहाँ से प्रिपरेशन करनी है। अब अपन बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन के एग्जाम कब होने वाले हैं, ठीक है। उसके बारे में काफी सारे कमेंट्स आए हुए हैं कि सर कब एग्जाम होंगे। तो पहली बात तो देखो, मैं कोई सर नहीं हूं, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि मैं भी आप ही लोगों की तरह अभी स्ट्रगल कर रहा हूं, और ये मैं इसीलिए इनिशिएटिव मैंने लिया है कि आप लोगों को कभी भी डिमोटिव फील ना करो आप, बिकॉज हम एक ही लेवल पर हैं, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल भी आप एकदम मेरे आप जानते हो कि हम एक ही लेवल पर हैं, तो अपने बराबर ही मुझे समझो। और मैं हमेशा से अपनी खुद की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी या स्ट्रगल स्टोरीज इसीलिए शेयर करता हूं क्योंकि जो मेरे पास एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के अगर काम आता है तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये सब चीजें शेयर करके। और आपको पता ही होगा कि मैं कोई जो बहुत अच्छा कंटेंट होता है वही आप लोगों से शेयर करता हूं, आपने ये चीज देख ही ली होगी, ठीक है। तो इसलिए आप ध्यान रखो, ये कोई सर वगैरह वाली चीज नहीं है। आप सर वगैरह जब बोलते हो कमेंट में तो काफी लगता है कि नहीं यार अपन एक ही लेवल पर हैं, तो आप अपने बराबर मुझे समझो। अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन एग्जाम की। इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन का जो एग्जाम है, अगर आप यहाँ पर डाउनलोड कॉल लेटर पर अगर आप जाओगे ना, तो वहां नीचे आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा कि लास्ट डेट ऑफ डाउनलोड एडमिट कार्ड ना 7 नवंबर दिया हुआ है। अब उसका क्या मतलब निकलता है? उसका मतलब ये निकलता है कि 1 तारीख को आपका यहाँ पर मैकेनिकल का एग्जाम है, उसके बाद 7 नवंबर को सैटरडे है। जैसे 31 अक्टूबर को सैटरडे को एग्जाम है ना, वैसे यहाँ पर 37 नवंबर को सैटरडे है, और उस दिन मुझे लग रहा है इंस्ट्रूमेंटेशन के और इलेक्ट्रिकल के एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं। क्योंकि कोविड-19 की वजह से आपको पता है कि सिटिंग अरेंजमेंट उतना हो नहीं पाता है, और सेंटर्स यहाँ पर राजस्थान के अंदर सेंटर है ही नहीं। आपको पता है यहाँ पर अगर सेंटर है तो दिल्ली के अंदर है, काफी कम सेंटर्स है यहाँ पर आरसीएफएल के। तो इसी वजह से मुझे लग रहा है कि वो 7 नवंबर को आपका इलेक्ट्रिकल का इंस्ट्रूमेंटेशन का एग्जाम है, तो आपको 6 से 7 दिन मिल रहे हैं, तो आप अच्छे से और प्रिपेयर करिए। एग्जाम देखो आपका होने वाला है इलेक्ट्रिकल का भी, अगर उन्होंने वैकेंसीज और नोटिफिकेशन एक साथ रिलीज किया था तो एग्जाम भी है। और आप जाकर देखोगे ना, अब मैं आपको अपने जो भी मैंने देखा है वो चीज बता रहा हूँ। आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के ऑप्शन पे जाओगे तो नीचे आपको जो एडमिट कार्ड डाउनलोड डेट है वो यहाँ से कब से चालू है, वो 17 अक्टूबर से दिया हुआ है, और कब तक आप डाउनलोड कर सकते हो वो 7 नवंबर है। तो 7 नवंबर क्यों दिया हुआ है? बिकॉज 7 नवंबर को कोई एग्जाम होगा, इसीलिए उन्होंने दिया हुआ है। और वो एग्जाम कौन से है? जो बची हुई ब्रांचेस आपकी हैं। अगर इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रिकल के अलावा और भी कोई ब्रांचेस बची हुई है तो उनके एग्जाम यहाँ पर आपको 7 नवंबर को यहाँ पर आपके होंगे। तो ये चीज आपकी क्लियर हो चुकी है। अब इसके अलावा अपन बात करते हैं कि टेक्निकल सेक्शन में क्या अपन करें लास्ट 10 डेज के अंदर, कैसे करें, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले अपनी ब्रांचेस के बारे में बात करता हूं, जो मेरी खुद की ब्रांच है मैकेनिकल के लिए देखो ना, मैंने बहुत एनालिसिस किया है आरसीएफएल एग्जाम के लिए पर्टिकुलरली। सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूं मैकेनिकल के लिए कि आरसीएफएल एक पहला ऐसा पीएसयू है जिसने अपने मॉक टेस्ट के अंदर साफ मेंशन किया हुआ है कि आपके 5 एमसीक्यूज आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए जाएंगे। मतलब आप जानते हो कोई भी अपना ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, वहां पर 4 एमसीक्यूज होते हैं, 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, उसमें से आपको एक टिक करना होता है। जब उन्होंने 5 यहाँ से ऑप्शन की बात करी ना, तो थोड़ा मेरा दिमाग घूमा और मैंने थोड़ा रिसर्च की,
और पहले के पीएसयूज के एग्जाम पे भी यहाँ पर फोकस किया कि कहाँ से पूछे जाते थे। आपको पता है, आपने अगर कोचिंग की होगी मेडिजी वगैरह या किसी भी इंस्टीट्यूट से, तो वहाँ पर किसी भी टीचर ने जो पीएसयूज में पहले सेलेक्ट हो चुके हैं और उसके बाद मेडिजी में पढ़ा रहे हैं, किसी भी कोचिंग में पढ़ा रहे हैं ना, उन्होंने आपको 2 बुक्स के बारे में जरूर बताया होगा। एक तो आर.एस. खुरमी, ठीक है, आर.एस. खुरमी बुक के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ये होगी आर.एस. खुरमी, ठीक है, आर.एस. खुरमी बुक के बारे में बताया होगा। और एक आपको आर.के. जैन बुक के बारे में बताया होगा, ये आर.के. जैन बुक है, इसको अच्छे से देख लो आप, क्योंकि इन्हीं के बारे में अपन बात करने वाले हैं और यही सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है आपका इस समय। तो क्या 5 ऑप्शन से रिलेटेड मैंने कंक्लूजन निकाला है, देखो ये मेरा अपना बिलीफ है कि मुझे लग रहा है, क्योंकि आईबीपीएस एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, तो आपको पता है कि आईबीपीएस ना टेक्निकल सेक्शन वाले जो क्वेश्चन है ना, वो खुद से डिजाइन कभी भी नहीं करेंगी। जैसे कि एसएससी जेईई के क्वेश्चन है, आपको पता है सालों से एसएससी का पेपर टीसीएस आईबीपीएस वाले कंडक्ट करवा रहे हैं, और आपको हर साल क्वेश्चन ना खुरमी या आर.के. जैन या गेट के 1 मार्क्स के क्वेश्चन या आईएएस के 1 लाइनर क्वेश्चन, वो भी एमसीक्यूज वाले, इन्हीं में से आपको पूरा पेपर मिल जाता है। मतलब अदर बाहर से कोई भी क्वेश्चन का नहीं बनाया जाता है। मैंने एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर के पेपर देखे, आर.के. जैन में से लगभग 30-40% पेपर उन्होंने पूछा हुआ है, बचा हुआ आर.एस. खुरमी में से या गेट के 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो एमसीक्यूज वाले होते हैं छोटे वाले वो, या फिर आईएएस के 1 लाइनर क्वेश्चन जो बड़े वाले नहीं, एक 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं जिसको आपको पढ़ते हैं टिक करना होता है, वैसे वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो उनमें से सारा पेपर पूछा हुआ है। अब लास्ट टाइम पे हम 4 रिसोर्सेज तो नहीं कर सकते, तो सबसे बेस्ट रिसोर्सेज कौन सा है? अगर आपको मैं एक अपना एनालिसिस करके बताऊं ना मैकेनिकल के लिए, तो आप यहां से खुद शॉक्ड रह जाओगे कि जो आरसीएफएल ने अपना मॉक टेस्ट दिया हुआ है कि 5 ऑप्शन आएंगे आपके यहाँ पर टेक्निकल के अंदर और नॉन टेक के अंदर भी, तो जो 5 ऑप्शन है ना टेक्निकल सेक्शन के जो पेपर में वो देंगे, तो अगर वो कहीं से क्वेश्चन यहाँ से कहीं ना कहीं से उनको कॉपी करना है, कोई ना कोई बुक से या कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर पेपर से, तो ये बुक है आपकी आर.के. जैन। काफी अच्छी बुक है और काफी सारे टीचर्स ने भी आपको ये बुक रिकमेंड की होगी पीएसयूज एग्जाम के लिए, वो खुद यहाँ से फॉलो करते थे इस बुक्स को। तो आर.के. जैन बुक ये आपको दिखने में इतनी मोटी दिख रही है, बट इसके अंदर क्या है, आईएएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिए हुए हैं और वो अपन को नहीं करने हैं। आपको जो आर.के. जैन बुक के अंदर क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, ठीक है, वो क्वेश्चन आपको देखने हैं और ये 5 ऑप्शन इसके अंदर आपको मिलेंगे। ये एक इकलौती ऐसी बुक है मैकेनिकल की जिसके अंदर आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, और ये मेरा बिलीफ है कि आपको देखना आरसीएफएल एग्जाम के अंदर इसी बुक से क्या आपको क्वेश्चन मिलेंगे, बिकॉज उनके पास पर्सनली कोई टाइम नहीं है अलग से टेक्निकल पेपर डिजाइन करने का। वो नॉन टेक का पेपर बहुत अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। आपके बैंक पीओ के प्रीवियस ईयर के पेपर है, एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के पेपर है, सीएचएसएल के पेपर है, मतलब बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। नॉन टेक का आप छोड़ दोगे, नॉन टेक का आप कहीं से कुछ पढ़ोगे वो के वो आ जाएंगे। नॉन टेक को तो आपको जो आपका प्रिपेयर है वही आपको करके जाना पड़ेगा, और उतना वेटेज भी नहीं है, वेटेज है टेक्निकल सेक्शन का। आर.के. जैन के बारे में मैंने आपको बता दिया है, एज इट इज इसको रट मत जाना, मैं अभी भी ये बता देता हूँ। मैकेनिकल के लिए इसके अंदर 25% तक आंसर गलत दिए हुए हैं। आप कोई सी भी एडिशन की बुक ले लो, मैंने खुद ने सोल्व की हुई है ये बुक, आपको यहाँ 20 to 25% क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे गलत मिलेंगे। सबसे पहले आप अपना थ्योरी थोड़ा पार्ट क्लियर कर लो। अगर आपने नहीं किया हुआ है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके शॉर्ट नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ मैंने सारी वहां पर अपलोड की हुई है, तो आप वहां से अपलोड करके, और जो थ्योरी पार्ट है जो एकदम शॉर्ट नोट्स है ना, वो आप एक बार पढ़ के और आप इसकी क्वेश्चन करो। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं दिए हुए हैं और टफ क्वेश्चन करने भी नहीं है आपको इसके, ठीक है। बहुत ज्यादा अगर न्यूमेरिकल के बारे में पूछा हुआ है, आपको पता है 45 मिनट्स का टाइम है, 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, और बाउंसर आएंगे 2 4 5 बाउंसर आएंगे, वो जो हवा लगेगी भी नहीं उन क्वेश्चंस की, लेकिन वो आपका सिलेक्शन नहीं करवाएंगे, ठीक है। आपको फोकस करना है 35 to 40 क्वेश्चन राइट, मतलब 40 क्वेश्चन से आपको राइट करने हैं। 40 to 45 आपकी एक्यूरेसी इतनी होनी चाहिए कि आप 40 क्वेश्चन तक राइट कर दो, क्योंकि 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, और अगर आप 40 क्वेश्चन तक राइट कर देते हो ना, तो 80 मार्क्स केवल आपके टेक्निकल सेक्शन आपको देके चला जाएगा। अगर आप 80 या 75 to 80 भी अगर आप टेक्निकल सेक्शन के अंदर लेकर आ जाते हो ना, और इतना तो आपको लेकर आने भी पड़ेंगे, तो बचे हुए जो 50 मार्क्स आपके बचते हैं, एप्टीट्यूड है उसमें, जनरल इंग्लिश है, ठीक है, आपकी रीजनिंग है और जनरल अवेयरनेस है। अगर आप इसमें 50 में से 25 to 30, मतलब एक तो ये मिनिमम क्राइटेरिया होगा कि 25 to 30 भी आप अगर स्कोर करते हो तो आप 100 प्लस चले जाओगे, और उतनी कट ऑफ जाएगी। आपको पता है 110 कट ऑफ जाएगी, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग है, और आप पेपर के लेवल पे भी डिपेंड करता है, मैं मानता हूं, बट फिर भी आपको इतना तो करके जाना ही पड़ेगा। और आर.के. जैन बुक के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि 5 आपको ऑप्शन मिलेंगे इसके अंदर, आपके जितने भी चैप्टर्स हैं। और जो आप बोल रहे हो कि टॉपिक कौन से इंपॉर्टेंट है, तो मैं टॉपिक के बारे में आपको यही बोलूंगा कि आरसीएफएल आज से पहले कभी भी एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाया है। गेट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप उन्हीं टॉपिक्स को इंपॉर्टेंट मानिए, बिकॉज अगर वो गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट करते हुए आए हैं ना, तो गेट के थ्रू जो रिक्रूटमेंट करता है तो वही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। आप मैकेनिकल के लिए अगर अपन बात करें तो आपका थर्मल पोर्शन है जिसमें थर्मोडायनेमिक्स, आरएससी, एचएमटी पावर प्लांट है, ठीक है। डिजाइन सेक्शन है जिसमें आपके सोम आ जाएगी, डिजाइन ऑफ
जहाँ पर डायनेमिक्स ऑफ मशीन आ जाएगी आपके, उसके अलावा आपकी टॉम आ जाएगी, ठीक है ना, उसके अंदर वाइब्रेशन भी इंक्लूड है, और उसके अलावा इन्वेंट्री वाला जो पार्ट है ना आपका इंडस्ट्रियल वाला, वो आपको अच्छे से करना है, क्योंकि इन्वेंट्री कंट्रोल वाले टॉपिक्स में से क्वेश्चन अच्छे से आ सकते हैं, जो कि गेट में केवल इंडस्ट्रियल वाला पोर्शन पूछा जाता है, इन्वेंट्री वाला पोर्शन थोड़ा ईएस में ज्यादा पूछा जाता है, तो वो वाला पोर्शन आप अच्छे से कर लेना। बाकी प्रोडक्शन मटेरियल साइंस आपको करके जाना है, बिकॉज गेट में अच्छा खासा वेटेज होता है, और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं ना इन्हीं में से ज्यादा बनते हैं, ठीक है ना, तो आप इनको अच्छे से करके चले जाना। और बाकी अपन बात करते हैं कि उन्होंने, आप एडमिट कार्ड जब डाउनलोड करोगे ना तो एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी उन्होंने जारी किया हुआ है कोविड-19 से रिलेटेड, तो आपको वो डाउनलोड करना है और आपको सेल्फ डिक्लेयर करना है कि मुझे कोई कफ के सिम्टम्स या मुझे कोई फीवर वगैरह या कुछ भी चीज नहीं है ना, वो आपको खुद को डिक्लेयर करना है, ठीक है। वो फॉर्म के बारे में काफी सारे क्वेरीज थी कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ। आपको पूरा एडमिट कार्ड के नीचे, सबसे नीचे आपको वो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा, तो ऐसा नहीं आप एडमिट कार्ड का एक पेज यहाँ से प्रिंट आउट करा कर ले जाएं, आपको वो भी यहाँ से प्रिंट करवाना है, और उसके बाद आपको उसको फिल करके और एग्जाम सेंटर के अंदर आपको वहां पर उनको देना पड़ेगा, शायद जो भी होगा आपको वहां पर पता लग ही जाएगा अपन को। तो ये एग्जाम स्ट्रेटेजीज मैंने आपसे डिस्कस की। देखिए, आपको अगर कोई भी क्वेरी होती है ना और आरसीएफएल एग्जाम से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास कोई अच्छी स्ट्रेटेजीज है, कोई अच्छी बुक है, अगर आपके माइंड में कोई आइडिया क्लिक कर रहा है कि नहीं यार मेरे को लग रहा है कि ये रिसोर्सेज ज्यादा फ्रूटफुल रहेंगे, तो आप बता सकते हो। देखो, वी आर ऑन अ सेम पेज, मैं कोई बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है मेरे में, जो मैं देख रहा हूँ, जो मैंने एनालिसिस किया है, वो बेस्ट नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, और आपको भी पता होगा जो चीज मैंने बताई है वो फैक्ट के बेसिस पे बताई है, मैं कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं करूंगा। और अदर ब्रांचेस की अपन बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल और जो बॉयलर वगैरह सेक्शन की ब्रांचेस है, मैं उनको यही बोलूंगा कि आप सबसे ज्यादा या तो वो चीज देखिए कि आपकी कोई ऐसी बुक है जिसमें आपको 5 ऑप्शन मिलते हैं एमसीक्यूज वाली, ऐसी कोई बुक है। अगर ऐसी कोई बुक नहीं है ना, तो आप सबसे पहले गेट के 1 मार्क्स की क्वेश्चन करो। अब आप लास्ट में बोलो कि गेट के तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत सारे हो जाते हैं, बट आपको गेट के 1 मार्क्स की क्वेश्चन वही करने हैं जिसमें बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल कैलकुलेशन ना हो, और जो केवल एमसीक्यूज वाले हों। 1 मार्क्स में न्यूमेरिक डिजिट वाले भी आते हैं, तो अब एमसीक्यूज वाले, 1 लाइनर वाले, आपको पता लगे कितने से क्वेश्चन बचे, क्योंकि गेट के 1 मार्क्स की क्वेश्चन इज अ आइडियल पैरामीटर फॉर एनी पीएसयूज एग्जाम। आपको पता है कि आइडियल पैरामीटर है गेट के 1 मार्क्स की क्वेश्चन और आईएएस के 1 लाइनर क्वेश्चन। अगर आपके पास कोई अदर ब्रांचेस है, उनको भी काफी सारी क्वेरीज है कि क्या हम लास्ट टाइम में पढ़े, तो सबसे बेटर ऑप्शन है आप अपना थ्योरी जो पार्ट निपटाइए, ठीक है, अच्छे से आप किसी टॉपिक को कंप्लीट कीजिए थ्योरी पढ़कर, उसके बाद आप गेट के 1 मार्क्स के क्वेश्चन और आईएएस के 1 लाइनर क्वेश्चन कर दीजिए जितने आपसे हो सके, ठीक है, लास्ट टाइम तक, बिकॉज एज इट इज आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और मैकेनिकल के लिए तो मैंने बता ही दिया है, आप सबसे पहले आरके जैन बुक कर लो, अगर आपने की हुई है तो अच्छे से रिवाइज कर लो, आरएस खुरमी अगर आपने की हुई है तो उसको रिवाइज कर लो, बाकी अगर आपने और कोई गेट आईएएस के क्वेश्चन करे हुए हैं तो उनको एक बार अच्छे से देख लो, ठीक है, लास्ट में रिवाइज करने का ये। और अगर आपने कुछ भी नहीं कराया ना, तो आप आरके जैन से कर लो, आपको काफी सारे वीडियो यहाँ पर लेक्चर मिल जाएंगे जिसमें आरके जैन का सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, बट उन लोगों ने भी यहाँ पे करेक्शन नहीं कराया हुआ है ना। करेक्शन आप खुद से करना, आप देखना, जब आप थ्योरी पढ़ोगे ना तो आपको खुद को लग जाएगा कि यार इस क्वेश्चन का तो आंसर ये नहीं होना चाहिए, इसमें गलत दिया हो, तो वो चीज आपको खुद को करेक्ट करनी है, बिकॉज ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन है। पहले पीएसयूज के एग्जाम ऑफलाइन हुआ करते थे, तो चल जाता था कि ठीक है आपने जो ऑप्शन टिक कर दिया और पीएसयूज ने जो आंसर बुक के अंदर था वही यहाँ पर सही माना, बट यहाँ पर ना अब रेस्पॉन्स की रिलीज होने के बाद ना आप यहाँ पर ऑब्जेक्शन भी कर सकते हो। तो अगर उन्होंने यहाँ से आंसर उठाए आईबीपीएस ने, उसके बाद आप ऑब्जेक्शन कर दोगे तो आपका वो आंसर गलत हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ नेगेटिव मार्किंग है, आप अच्छे से करो, इस बुक को करो तो ठीक है। आप देखो 10 डेज 12 डेज आपके पास हैं और आप कर सकते हो। अगर आप 10 से 12 घंटे रोजाना देते हो ना, और रोजाना 7 से 8 घंटे इसको देते हो, तो आप रोजाना एक टॉपिक आराम से कंप्लीट कर सकते हो। 200-250 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसमें से काफी क्वेश्चन तो एकदम थ्योरेटिकल है, जिसको आपको थ्योरी पढ़ोगे तो आपको वैसे ही कवर हो जाएंगे। कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपको देखने पड़ेंगे। और आप देखो, मैं यही कहूंगा कि लास्ट में आप, अगर आपने इतने टाइम से मेहनत की है तो आप बिल्कुल भी अभी गिव अप करने का मत सोचो। और इसमें मैंने इस वीडियो के अंदर सारा कुछ कवर करने का वैसे सोचा था और सारा कुछ कवर भी किया है, ठीक है ना। अगर फिर भी कोई चीज यहाँ पर मेरे से मिस हो गई है तो आप बता सकते हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के बारे में मैंने आपको बता दिया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड के साथ या अटैच होकर आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, प्रिपरेशन पे लग जाइए और मैं भी अपनी प्रिपरेशन पे लगता हूँ, ठीक है। और फिर मिलते हैं अपन अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी एग्जाम अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।